नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। प्रदेश में 1 मई तक बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया निर्णय। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में कोविड और सूखे की स्थिति की समीक्षा। राजधानी स्थित डीडीयू अस्पताल को कोविड अस्पताल घोषित किए जाने पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने अस्पताल पहुंचे शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज। प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर धरने पर बैठे क्षेत्रीय महासभा के पदाधिकारियों ने मांगे न माने जाने पर दी आत्मदाह की धमकी। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोविड के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान 1 मई 2021 तक बंद रहेंगे। इस दौरान स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को भी अवकाश रहेगा। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि फील्ड के क्रियाशील स्टाफ के स्थानांतरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हाल ही में 3 जिलों का दौरा कर कोविड-19 की स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित कर कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे ताकि प्रदेश में इस वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड स्वास्थ्य संस्थानों और होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 मरीजों के बेहतर उपचार के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन कर और संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री जिला बिलासपुर के बचत भवन में कोविड-19 और सूखे की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संक्रमण के प्रसार की गति बहुत तेज है और भी अधिक घातक है। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन प्रणाली को मजबूत करना समय की मांग है, क्योंकि कोविड-19 के सक्रिय मामलों में से लगभग 95% होम आइसोलेशन में है। वहीं जिला में सूखे की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने योजनाबद्ध तरीके से जलापूर्ति की आवश्यकताओं को महसूस किया। उन्होंने कहा कि जलापूर्ति योजनाओं के विस्तार के लिए अतिरिक्त जल योजनाओं को जोड़ने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर में कोविड और सूखे की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकतर चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ कोविड-19 रोगियों का इलाज प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन प्रणाली को मजबूत करना समय की मांग है, क्योंकि कोविड-19 के सक्रिय मामलों में से लगभग 95% होम आइसोलेशन में है। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन के मरीजों से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाने चाहिए और उन्हें आवश्यक दवाओं के साथ पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय प्रधानों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि होम आइसोलेशन के कोविड-19 मरीजों के परिजनों के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को प्रेरित करने के अलावा होम आइसोलेशन के मरीजों की स्वास्थ्य मापदंडों की नियमित निगरानी के लिए प्रभावी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। जयराम ठाकुर ने व्यापार मंडल के सदस्यों से राज्य सरकार को इस महामारी से लड़ने के लिए अपना पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को कोविड-19 मामलों की अधिकता वाले राज्यों से धार्मिक समारोहों से घर वापस आने वाले स्थानीय लोगों के समूहों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि ऐसे राज्यों से वापस आने वाले लोगों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण के प्रसार की गति बहुत तेज है और यह और भी घातक है, क्योंकि राज्य में पिछले 50 दिनों के दौरान मृतकों की संख्या 970 से 1177 हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि होम आइसोलेशन प्रणाली को मजबूत करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडलों, युवक मंडलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश द्वारा कोविड-19 के प्रबंधन के प्रभावी प्रयासों के कारण हिमाचल प्रदेश की अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर स्थिति है, लेकिन फिर भी इस महामारी पर अंकुश लगाने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। जिला बिलासपुर में सूखे की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने योजनाबद्ध तरीके से जलापूर्ति की आवश्यकता को महसूस किया। उन्होंने कहा कि उन क्षेत्रों में हैंडपंप लगाए जा सकते हैं जहां पानी के भारी संकट का सामना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जलापूर्ति योजनाओं के विस्तार के लिए अतिरिक्त जल योजनाओं को जोड़ने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को पानी की आपूर्ति का उचित वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए और पानी के रिसाव की भी जांच होनी चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी डॉक्टर के साथ पैरामेडिकल स्टाफ सारे जितने भी हैं, उनको इस बात को लिए व्यवहार में बहुत परिवर्तन करना। वही वहाँ पर जो है सेवा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ पर काम करें, अच्छी से काम करें। हम इस बात से सहमत हैं कि इस संकट बहुत अलग तरह का, बहुत परेशानी का है, दौर है ये, लेकिन इस सारी चीज में हम जिम्मेवारी के साथ काम करें, ये बहुत आवश्यक है। सीनियर डॉक्टर विजिट करें और विजिटिंग थोड़ा उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि आज किया और आज के बाद फिर कल करेंगे। इसमें इंश्योर करना चाहिए कि कम से कम वार्ड में पेशेंट को जो वहाँ देखने के लिए डॉक्टर कितनी बार जा रहे हैं, इसका एक पूरा स्टेट की ओर से बना करके तो दिया हुआ आप लोगों ने, लेकिन फिर भी उसके बाद उसको मॉनिटर करने का मैकेनिज्म बाकी अच्छा है। हम तो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल के सभी के बड़े आभारी हैं। वो इतने संकट के क्षण में वो बहुत इसके साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और अपने जीवन को संकट में डाल करके कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों पर ये भरोसा है, आप लोगों पर विश्वास है, और आप लोगों पर जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, उस जिम्मेवारी को निभाना है। अब जहाँ तक जो पंचायती राज संस्थाओं के जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, उनके जिम्मे काम लगाओ। अगर किसी पंचायत में 4 लोग हैं, जिम्मेवारी लगाओ। वार्ड मेंबर वहाँ पर जाए, उस पंचायत का प्रधान जाए, उस परिवार से मिले, उस परिवार से मिल करके उनके लिए क्या मदद वो कर सकते हैं, वो सारी चीज को वहां पर जा करके वो करें। वहीं विधायक सुभाष ठाकुर और जीतराम कटवाल ने इस अवसर पर जिले में कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। उन्होंने कोविड-19 के अधिक मामलों वाले राज्यों से आने वाले लोगों पर निगरानी रखने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में कोविड-19 मरीजों की टेस्टिंग और उपचार का कड़ाई से पालन कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को कोविड मरीजों के बेहतर उपचार के लिए अस्पतालों में आवश्यक दवाओं, ऑक्सीजन की सुविधा और अन्य सामग्रियों का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने को कहा। वहीं जिला उपायुक्त रोहित जम्वाल ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि जिला में 493 सक्रिय मामले हैं और जिले में 28 मौतें हुई हैं। उन्होंने कहा कि कुल सक्रिय मामलों में से जिला में 392 मामले होम आइसोलेशन में हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मरीजों को क्षेत्र से संबंधित चिकित्सा अधिकारी से जोड़ा गया है और स्थानीय आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कार्यकर्ता होम आइसोलेशन के मरीज की स्वास्थ्य निगरानी के लिए दिन में 2 बार रोगी के घर जाते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कोविड वैक्सीनेशन में बेहतर कार्य करते हुए अपने लक्ष्य से भी आगे निकल गया है और प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन वेस्ट की दर 0% है। हमीरपुर जिला में कोविड स्थिति की समीक्षा के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यहां पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश वासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन का टीका लगवाने के लिए खुद आगे आए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के सभी मीडिया कर्मियों को भी कोरोना वैक्सीन लगेगी। उन्होंने कहा कि फ्रंट लाइन वर्कर की तरह मीडिया कर्मियों का योगदान सराहनीय रहा है। वहीं प्रदेश सरकार पर लगातार बढ़ रहे कर्ज पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चिंता व्यक्त की और कहा कि बढ़ते कर्ज के लिए वर्तमान सरकार ही जिम्मेवार नहीं है, बल्कि पूर्व में रही सरकारें भी जवाबदेह हैं। हमीरपुर जिला में कोविड समीक्षा के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी कोरोना वैक्सीनेशन का टीका लगवाने के लिए खुद आगे आएं। वहीं हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कर्ज पर जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते कर्ज के लिए कोविड को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उन्होंने माना कि प्रदेश पर लगातार कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब पार्टी सत्ता में आई थी तब 48,000 करोड़ का कर्जा था, लेकिन कर्ज के लिए पूर्व की रही सरकारें भी जिम्मेदार हैं।
आम जनता को कोविड के समय आर्थिक मदद के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की परिस्थितियां मदद करने के अनुकूल नहीं है और अगर सरकार के पास संसाधन जुटते हैं तो इस पर विचार किया जाएगा। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के बीच राशन के डिपो में बायोमेट्रिक प्रणाली से सामान दिए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के चलते बायोमेट्रिक प्रणाली पर सवाल उठे हैं, लेकिन सरकार जल्द ही नई तकनीक का प्रयोग करके इसका हल निकालेगी। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके लिए बकायदा बजट में भी सभी मेडिकल कॉलेजों में MRI और CT स्कैन की मशीन लगाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में PP मोड पर CT स्कैन के लिए जगह का निरीक्षण हो चुका है और जल्द ही इसे स्थापित किया जाएगा। वहीं उन्होंने पूर्व में रहे 2 मुख्यमंत्रियों द्वारा प्रदेश से बाहर कोविड का इलाज करवाने का उनका निजी फैसला करार दिया है। वहीं हमीरपुर जिला में पानी की कमी को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी सूखे की स्थिति नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में कुछ जगहों पर जल स्तर कम हुआ है, लेकिन पानी का संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक में सूखे की स्थिति पर भी चर्चा कर पूरी फीडबैक ली गई है। इससे पहले मैं अगर और बात कहूँ, आप सबके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों, क्योंकि लंबा अरसा हो गया इस वायरस के इस दौर का, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है लोगों का इसमें बहुत बड़ा गति बहुत धीमी थी और अब की बार इस संक्रमण की गति जो है वो बहुत तेज है, बहुत तेजी से संक्रमण फैला है। कि वैक्सीन एक उपाय है, जैसे मास्क एक वायरस से बचने का उपाय है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग एक उपाय है बचने के लिए, इसी तरह से सैनिटाइजर, बार बार हाथ धोना ये एक उपाय है और उसी तरह से एक बेहतर और कारगर उपाय जो है वैक्सीनेशन है। ये वैक्सीन है, तो इसलिए वैक्सीन का उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल पूरे देश भर में उन राज्यों में से है जहां वैक्सीन को बहुत जिम्मेवारी के साथ उसका उपयोग किया जा रहा है। हिमाचल में 0% हमारी वेस्टेज है वैक्सीन की, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की भी बात है। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि यहाँ पर जो हमारा वैक्सीन का अभियान बहुत बेहतरीन ढंग से चल रहा है और जो हमारा वैक्सीन का जो टारगेट था उसको हम आगे बढ़ करके उसको पूरा करके जो है उसको उस टारगेट से भी हम आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। करेंगे इसको, जल्दी करेंगे इसको, क्योंकि सब जगह से हम जहां भी जा रहे हैं सब लोगों की एक बात आ रही है कि हमको कोरोना वॉरियर्स क्यों नहीं माना जा रहा है। बात भी सच है कि आप लोग भी सुबह से शाम तक लोगों के बीच में ही होते हैं और जिस तरह का एक्सपोजर आप लोगों का है तो उस बात को ये कवर देना जरूरी है, बहुत जल्दी करेंगे। लेकिन आज की तारीख में ये बात सत्य है कि प्रदेश में ऋण बहुत ज्यादा और ये इसके लिए किसी एक पार्टी को दोषी ठहराया जाए। हाँ, उस पार्टी को दोषी ज्यादा ठहराया जा सकता है जो लंबे समय तक सत्ता में रही। जब मुझे हिमाचल प्रदेश में 3.25 साल पहले सत्ता संभालने का अवसर प्राप्त हुआ तो उस वक्त लगभग 48,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल के ऊपर था। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से इस दौर में जो परिस्थितियां हैं, ऋण लेना किसी भी सरकार के लिए अब व्यवस्था है, चाहे ये है चाहे वो है, जो वर्तमान स्थिति है चाहे वो आने वाली परिस्थिति है। ये ऐसे विषय तो बहुत सारे हैं जहां मदद करने की मंशा जरूर है, लेकिन साधन और व्यवस्थाएं जुटेंगी तो आगे बढ़ करके निश्चित रूप से सोचा जा सकता है। लेकिन आज की परिस्थिति हमारे सामने जिस प्रकार की है, अभी तक इन सारी चीजों को के लिए आगे बढ़ना ये संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति तो नहीं है कि भाई पानी का संकट होना चाहिए अब, लेकिन प्रभावित हमारी स्कीम्स हुई हैं, उसमें कुछ एक स्कीम्स हमारी पार्शियली जो है जिसमें इम्पैक्ट आया है। इसलिए मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर पानी की सप्लाई अगर शहर में कहीं किसी एरिया में नहीं आ रही तो विभाग को कहेंगे सुनिश्चित करें पानी की सप्लाई होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। और अभी तक कम से कम ऐसी परिस्थिति नहीं है कि
हमारे पास पानी का संकट है, पेयजल संकट जो है हिमाचल प्रदेश में है, और हमीरपुर में तो अभी की तारीख में बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामले के बाद सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल को फिर से डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल बना दिया है। इस बीच शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने डीडीयू अस्पताल का दौरा किया और कोविड-19 से निपटने के लिए यहाँ की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि फाइनल टेस्टिंग के बाद अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट भी शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर संक्रमण के मामले बढ़े तो आने वाले समय में निजी अस्पतालों को भी कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाने पर विचार किया जा सकता है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण राजधानी स्थित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल को फिर से कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल बना दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में 90 बिस्तर हैं, जिनमें सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन उपलब्ध है। यहां बेड्स की संख्या 125 तक बढ़ाई जा सकती है। भारद्वाज ने बताया कि डीडीयू में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया है, जिसकी टेस्टिंग चल रही है, जिसके बाद यह जल्द कार्य करना शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए आवश्यकता पड़ी तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल शिमला व अन्य निजी हॉस्पिटल रोहडू और रामपुर के अस्पतालों को भी कोविड अस्पतालों में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड की इस लहर से निपटने के लिए तैयार है। इसके लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए ताकि कोविड से बचा जा सके और अर्थव्यवस्था भी चलती रहे। फिर से जो है ये कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है। इस बार इसकी जो रफ्तार है वो कुछ ज़्यादा तेज़ है, इसलिए जनता जो है वो इस पूरी सिचुएशन से अब वाकिफ़ भी हो गई है। इसलिए एक तो सबसे ज़रूरी है कि मास्क जो हैं वो सब पहन करके ही रखें। 3 लेयर मास्क इसके लिए सबसे आवश्यक है। जो 2 गज की ज़रूरी है वो भी मेंटेन की जाए, और जो सैनिटेशन है वो हम वैसे भी कर रहे हैं। बढ़ते हुए संक्रमण के कारण जो है वो फिर से हमको जो हॉस्पिटल्स पहले कोविड के लिए डेडिकेटेड थे, उन्हें ओपीडी में जो है वो फिर से जो है शुरू कर दिया गया था, लेकिन संक्रमण के बढ़ने के कारण आईजीएमसी में तो ऑलरेडी वार्ड चल रहा था, लेकिन आईजीएमसी में जो बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट हो जाता है उनको जो है वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए जो है भेजा जाता है। उसके अलावा जो हमारे बाकी हॉस्पिटल्स थे, जैसे दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल शिमला है, ये भी कोविड-19 को डेडिकेटेड हॉस्पिटल था, तो इसमें ऑलरेडी हमारे पास 90 बेड्स हैं, 90, और उसमें सभी 90 के 90 बेड्स पर जो है वो ऑक्सीजन पॉइंट्स जो हैं वो सीधी सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन जो है दी जा सकती है। और अगर आवश्यकता पड़े, ज़्यादा पेशेंट्स आ जाएं, तो 125 तक जो है वो इसको ले जा सकते हैं, जिसमें फिर ऑक्सीजन जो है वो सिलेंडर के द्वारा जो है वो दी जा सकेगी। सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लांट भी लगा दिया गया है। उसकी टेस्टिंग हो रही है आजकल। इंजीनियर अभी कल ही उसकी जो है वो, क्योंकि एयर की जो है टेस्टिंग करनी पड़ती है कि उससे जो है वो किस प्रकार से ऑक्सीजन ठीक होगी नहीं होगी, तो उसको लेकर के गया है। टेस्टिंग अगर ठीक हो जाती है तो उनका इंजीनियर आकर के इसको जो है वो अगले 5-6 दिन में जो है वो चालू कर देगा। तो इसी प्रकार से जो है वो हमने कहा है इनको कि अगर पेशेंट्स बढ़ते हैं तो रोहडू और रामपुर, यहाँ दोनों स्थानों पर भी ऑक्सीजन की व्यवस्था जो है वो सेंट्रलाइज्ड भी है और सिलेंडर के द्वारा भी है, तो इसलिए उनको भी कोविड सेंटर के रूप में जो है वो चलाया जा सकता है, ताकि डीडीयू के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े और डीडीयू के साथ साथ आईजीएमसी के ऊपर भी बर्डन ना पड़े। आईजीएमसी में और जो ओपीडीज़ हैं, बाकी पेशेंट्स हैं, वो भी चलते रहेंगे। पूरे प्रदेश में जो हैं वो सारे जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स थे उनको उसी प्रकार से जो है चलाया जाएगा। और शिमला में आवश्यकता पड़ी तो और भी हॉस्पिटल्स जो हैं वो दिए जा सकते हैं। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में भी 50 बेड की जो है वो व्यवस्था हो सकती है।
कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते प्रदेश सरकार द्वारा मंदिरों में होने वाले धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। यह नहीं, प्रसाद चढ़ाने, भंडारे और हवन पूजन पर भी पूर्णतः प्रतिबंध है। ऐसे में लोग कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपनी परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। रामनवमी के उपलक्ष्य पर हर वर्ष हर्षोल्लास से निकाले जाने वाली भगवान राम की शोभा यात्रा को इस वर्ष कोरोना के चलते तय नियमों के तहत बड़ी सादगी से निकाला गया। शिमला के राम मंदिर से गंज बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर तक निकाली गई इस भव्य शोभा यात्रा के दौरान समूचा माहौल राम भक्ति में सराबोर नजर आया। राजधानी शिमला के राम मंदिर से गंज बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर तक निकाली गई भगवान राम की शोभा यात्रा के दौरान भगवान राम के भजनों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। श्री राम मंदिर सूत सभा शिमला द्वारा निकाली गई यह शोभा यात्रा राम मंदिर से काट रोड होते हुए गंज मंदिर पहुंची, जहां सभी श्रद्धालुओं ने भगवान के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद लिया व कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रार्थना की। इस आयोजन की जानकारी देते हुए राम मंदिर सूत सभा के अध्यक्ष संजय सूद ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते जिला प्रशासन से अनुमति लेने के बाद सभी नियमों की अनुपालना करते हुए इस शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी रामनवमी पर्व पर भी कोई बड़ा आयोजन नहीं होगा और न ही भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। रामनवमी के उपलक्ष्य पर ही आज जो है शोभा यात्रा का कार्यक्रम किया है। श्री राम मंदिर सूत सभा इस कार्यक्रम को वर्षों से करती आई है। पिछले वर्ष कोविड की वजह से हम लोग इसको अचानक क्योंकि कोविड आया था हम लोग कर नहीं पाए थे। इस बार हमने कोविड के प्रोटोकॉल को पूरा फॉलो करते हुए और एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेने के बाद बहुत ही लिमिटेड जो है सूक्ष्म तरीके से जो है इस बार हमने सारा कार्यक्रम किया। पहले नवरात्रे से हमारी प्रभात फेरी चल रही थी सुबह 6:30 बजे से, और आज जो है हमने शोभा यात्रा जो है शहर में निकाली है। हमने इसका रूट भी छोटा किया है और संख्या भी कम की है ताकि कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा सके। कुल्लू पुलिस ने साइबर फ्रॉड को सुलझाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। बता दें कि कुल्लू पुलिस के साइबर सेल ने जुलाई 2019 से लेकर अब तक कई साइबर फ्रॉड के अपराधों में 40 से ज्यादा अपराधियों को विभिन्न राज्यों से गिरफ्तार किया है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि साइबर सेल ने जिला में हुए हत्या, अपहरण, चोरी, ठगी जैसे कई मामलों में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं नशे की काला कारोबार करने वालों पर भी कार्रवाई की गई है। कुल्लू पुलिस की साइबर सेल ने जुलाई 2019 से लेकर अब तक कई साइबर फ्रॉड के अपराधों में उत्कृष्ट जांच करके 40 से ज्यादा फ्रॉडस्टर्स को विभिन्न राज्यों से गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं बल्कि 50 लाख रुपए से ज्यादा की फ्रॉड की राशि को रिकवर करके शिकायतकर्ताओं को वापस करवाया गया है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि साइबर सेल ने जिला में हुए अति संवेदनशील मर्डर, किडनैपिंग, चोरी, सेंधमारी, धोखाधड़ी के मामलों में संलिप्त आरोपियों को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेल ने ड्रग्स के मामलों, खासकर हेरोइन स्मगलिंग के मामलों में 22 अफ्रीकन नागरिकों को भी दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इनमें से एक अफ्रीकन के पास 6 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की गई है। एसपी गौरव सिंह ने बताया कि साइबर सेल के पर्यवेक्षण में ऑनलाइन फ्रॉड के केसों की जांच के लिए वर्ष 2019 और 2020 में 2 SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, जिन्होंने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में 21 साइबर अपराध के आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि उनसे फ्रॉड की राशि के साथ साथ फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले कई सारे आर्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, हार्ड ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स, फेक ID कार्ड्स, फेक बैंक अकाउंट, पासबुक व चेकबुक रिकवर की गई है। एसपी कुल्लू ने लोगों से आग्रह किया है कि वह किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बचें और अगर किसी ठगी का शिकार होते हैं तो तुरंत साइबर सेल से संपर्क करें। साइबर सेल के नए भवन में 10 वर्क स्टेशन हैं और एक सेपरेट ऑफिस इंचार्ज के लिए है। इसमें सभी वर्क स्टेशंस पर उन्नत सॉफ्टवेयर्स और टूल्स और टेक्निक्स इंस्टॉल किए गए हैं। कुल्लू पुलिस की साइबर सेल ने वर्ष 2019 जुलाई से लेकर अब तक साइबर फ्रॉड के कई सारे केसेस में 40 से ज़्यादा फ्रॉडस्टर्स को अरेस्ट किया है और इन फ्रॉडस्टर्स को कई सारे स्टेट्स जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान आदि जगहों से गिरफ्तार किया गया है।
इन फ्रॉडस्टर्स से 50 लाख रुपए से ज़्यादा का फ्रॉड अमाउंट रिकवर किया गया और इसके अलावा कई सारे गजेट्स, व्हीकल्स, आर्टिकल्स, लैपटॉप्स, हार्ड ड्राइव्स, ये सब भी रिकवर किए गए थे। जो फ्रॉड की राशि रिकवर की गई थी वो सभी राशि जो है वो शिकायतकर्ताओं को वापस कर दी गई है। साइबर सेल के पर्यवेक्षण में वर्ष 2019 में और वर्ष 2020 में साइबर फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 2 अलग अलग SITs बनी थी। इनमें जो वर्ष 2019 की पहली SIT है उसने 8 आरोपियों को बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। वर्ष 2020 की SIT ने 13 आरोपियों को इन्हीं राज्यों से गिरफ्तार किया। कुल 21 आरोपियों को SITs ने गिरफ्तार किया और इनसे फ्रॉड की राशि और फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले आर्टिकल्स और गजेट्स भी रिकवर किए गए। साइबर सेल के मेन केसेस में एक 85 लाख का फ्रॉड केस था जो मई 2019 में हुआ था। इसमें शिकायतकर्ता को एक बिजनेस प्रोजेक्ट के बहाने उससे राशि ठगी की गई थी। इसमें भी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उनकी जो बकाया राशि को, अकाउंट्स को फ्रीज किया गया था। इसके अलावा कुल्लू की एक महिला से फेसबुक पर दोस्ती करके उसमें गिफ्ट भेजने के बहाने 25 लाख रुपए का एक फ्रॉड हुआ था। इसमें गोरखपुर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसके अलावा एक महिला के साथ KBC लॉटरी के बहाने भी 15 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था। इसमें 2 आरोपियों को, जिसमें एक महिला शामिल है, को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। साइबर सेल ने 200 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स को इस अवधि के दौरान ट्रेस आउट किया, जिनकी कीमत 30 लाख रुपए से ज़्यादा है, और वो उनके ओनर्स को वापस भी किया गया। और इन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी अन्य राज्यों की पुलिस के साथ तालमेल स्थापित करके लॉस्ट मोबाइल फ़ोन्स भी रिकवर किए और जो फ्रॉड अमाउंट्स थे वो भी रिकवर किए। इसके साथ ही साइबर सेल ने हैकर्स के कंट्रोल से 200 से ज़्यादा हैक्ड फेसबुक ID और 50 से ज़्यादा हैक्ड व्हाट्सएप अकाउंट्स को रिकवर किया। साइबर सेल ने वर्ष 2020 में 550 से ज़्यादा फेक फेसबुक अकाउंट्स को बंद कराया जो साइबर फ्रॉड्स द्वारा यूज़ किए जा रहे थे। और इसी प्रकार से जो फेक सिम कार्ड्स थे वो 100 सिम कार्ड्स जो है साइबर सेल ने बंद करवाए। राजधानी शिमला में भी अब इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की चार्जिंग हो पाएगी। नगर निगम ने शिमला शहर में 12 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने का फैसला लिया है। बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए नगर निगम द्वारा यह पहल शुरू की गई है। नगर निगम की FCPC की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। निगम महापौर सत्या कौंडल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शहर में विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। नगर निगम शिमला की FCPC मीटिंग महापौर कार्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि शिमला शहर में अब लोगों को इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को चार्जिंग करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए शहर में 12 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां पर यह चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने सभी पार्षदों से अपने अपने वार्ड में इलेक्ट्रिकल स्टेशन लगाने के लिए स्थान चिन्हित करने को भी कहा ताकि आने वाले दिनों में और इलेक्ट्रिकल स्टेशन शहर में लगाए जा सके। इसके साथ ही बैठक में कई अन्य विकास कार्यों को भी मंजूरी दी गई। मेन मुद्दा था वो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग का, जो हमने स्पेस आइडेंटिफाई किए हैं। वो हमने शिमला शहर में अभी तक 12 स्पेस आइडेंटिफाई किए हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई हमारे वार्ड के काउंसलर हमें कोई और स्पेस बताते हैं कि ये भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकते हैं तो वो भी हम इसमें जो है लेंगे। तो ये बहुत अच्छा जो आज हमने पास किया है ये वाला रेजोल्यूशन, तो ये इससे बहुत फ़ायदा होगा। इससे पेट्रोल बच सकता है और शिमला शहर के लिए बहुत अच्छा ये जो है। अगर बात करें तो ये कंपनी खुद लगाएगी और हम उनको जो है जगह देंगे और हमें ये कुछ चार्जेस भी देंगे। हमारे स्पेस जो हम उनको प्रोवाइड करेंगे ये खुद इस पॉइंट को भी लगाएंगे और नगर निगम का भी इसमें कुछ शेयर रहेगा क्योंकि वो हमारी लैंड पे लगाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बीच तेजी से फैल रहे संक्रमण के डर से इस बार हिमाचल प्रदेश की शक्तिपीठों में काफी कम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में भी चैत्र नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं की कम संख्या दर्ज की जा रही है, लेकिन मंदिर न्यास के आंकड़ों के मुताबिक 5 नवरात्रों के दौरान 9,67,000 रुपए नकदी, 55 ग्राम सोना और 5 किलो 954 ग्राम चांदी मंदिर में चढ़ी है। मंदिर न्यास कार्यालय में तैनात अनिल शर्मा ने बताया कि 6 नवरात्रों के दौरान लगभग 53,000 श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में अपनी हाजिरी भरी है। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में कोरोना से बचाव को लेकर जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। मंदिर न्यास श्री नैना देवी जी में चैत्र नवरात्र 2021 के दौरान जो हमारे चर्च के रूप में इनकम प्राप्त हुई है वो 29,67,138 रुपये। इसी के साथ जो सोना है
वो 55 ग्राम 700 मिलीग्राम के रूप में प्राप्त हुआ है। चांदी जो है 3 किलो 954 ग्राम प्राप्त हुआ है और लगभग 55,000 यात्रियों ने मां भगवती श्री नैना देवी जी के दर्शन किए हैं। कालका शिमला 4 लेन हाईवे पर हिमाचल प्रदेश का दूसरा टोल प्लाजा शुरू हो गया है। परवाणु से चंबा घाट तक पहले फेज के तहत सनवारा में नवनिर्मित टोल प्लाजा का शुभारंभ NHAI के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रोजेक्ट निदेशक SK शर्मा ने किया। टोल प्लाजा पर कार्यरत कोरल कंपनी के CGM दुर्गेश टॉक विशेष रूप से उपस्थित रहे। दुर्गेश टॉक ने टोल प्लाजा की शुरुआत कालका से शिमला जा रहे बिलासपुर के दंपति की निजी कार में पूजा अर्चना की और कार के आगे नारियल भी फोड़ा। कार मालिक अमित कुमार को दुर्गेश ने 100 रुपए शगुन के रूप में भेंट किए। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 कालका से शिमला 4 लेन पर सनवारा में पहला टोल प्लाजा लगाया गया है। अब यहां से आने वाले वाहनों को शुल्क अदा करके ही जाना होगा। प्रदेश के 4 लेन का पहला टोल प्लाजा पूरी तरह से हाईटेक है और लोगों को यहां अपनी बारी का देर तक इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। इस मौके पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय से प्रोजेक्ट डायरेक्टर SK शर्मा, कोरल एसोसिएट कंपनी के अधिकारी दुर्गेश टाक व प्रथम चरण में 4 लेन बना रही ग्रिल कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर बलविंदर सिंह भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 के टोल प्लाजा पर काम करने वाली पहली कंपनी कोरल होगी। टोल के शुरू होने के तुरंत बाद यहां पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिस कारण लगभग 1 घंटा तक लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। बता दें कि टोल प्लाजा पर कार और जीप का एक तरफा शुल्क 55 रुपए तय किया है। डबल फेयर 85 रुपए देना होगा। लाइट कॉमर्शियल व्हीकल, लाइट गुड्स व्हीकल और मिनी बस के लिए 90 रुपए, बस और ट्रक 2XL 190, 3XL कॉमर्शियल व्हीकल के 210, हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी के 300 रुपए, ओवरसीड्स व्हीकल के 365 रुपए चुकाने होंगे। ग्रिल कंपनी के टोल प्लाजा मैनेजर जितेंद्र सिंह और कोरल कंपनी के IT प्रभारी सिद्धार्थ चौहान ने बताया कि टोल प्लाजा का एक भाग तैयार है, जबकि दूसरा भाग 1.5 माह में बन जाएगा। तब तक 4 लाइन को पहले वाले टोल से ही ऑपरेट किया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर SK शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश का 4 लेन का यह पहला टोल प्लाजा सोमवार से शुरू हो गया है। इस बारे में मुझे ये कहना है सर, ये हिमाचल वासियों से हिमाचल का पहला टोल यहाँ चालू हुआ है सनावरा में और ये सबसे बिजी रोड है हिमाचल का, जो चंडीगढ़ से या आते हैं फिर वेस्ट इंडिया से, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोड है और अच्छा टोल प्लाजा चालू किया गया। क्या इसमें ऐसा है कि रोड की पूरी लंबाई 39.1 किलोमीटर थी, इसमें से 37 किलोमीटर पूरा हो चुका है लगभग, और उसमें क्या 3-4 पॉइंट हैं जहाँ पे भी काम होना बाकी है। इसमें कुछ लैंड के इशू हैं, कुछ दूसरे इशू थे, बाकी 94% काम पूरा होने के कारण इसमें टोल हमने चालू कर दिया गया एज़ पर नॉर्म्स के हिसाब से। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जैसे सोलन ओवरपास है या फिर परवाणु के ब्रिज है, उनको हमने जून 2021 तक पूरा करने का प्रोविजन किया है, तो जून तक पूरा रोड कंप्लीट हो जाएगा इन ऑल एस्पेक्ट। इस टोल प्लाजा पे सुविधाएं के नाम यहाँ पे फास्ट टैग की सुविधा भी यहाँ पे है, मासिक मंथली पास भी यहाँ मिलेगा, और साथ में एम्बुलेंस, हाईवे पेट्रोल, रिकवरी वैन, टॉयलेट की सुविधाएं और ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। दूसरा इसमें 3 रेस्ट एरिया बनाए हमने ट्रक ले भाई, वहाँ पे ट्रक रुक सकते हैं और वहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हैं साथ में, और वहाँ पे उनके पंचर वगैरह करने का या सब सुविधाएं मिल सकती हैं। यहाँ पे NHAI ने काफ़ी यहाँ पे डंपिंग एरिया को डेवलप किया है। इसमें दतियार में काफ़ी बड़ा पार्क बनाया हमने 2 लेवल में। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी 2 पार्क बनाए यहाँ पे, तो ये पब्लिक के लिए रुकने के लिए यहाँ पे या फिर व्यू पॉइंट करने के लिए यहाँ पे अच्छा। बारिश कम होने के कारण गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष आगजनी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। मौसम की बेरुखी के चलते हर वर्ष 15 अप्रैल से शुरू होने वाले फायर सीजन को इस बार 1 अप्रैल से ही घोषित कर दिया गया था। इस बार की फायर सीजन में शिमला वन मंडल के अंतर्गत आने वाले कुल वन क्षेत्र की 187 हेक्टेयर भूमि को आगजनी की घटनाओं से नुकसान हुआ है, जिसमें से 56 हेक्टेयर भूमि ऐसी थी जिसमें वन विभाग द्वारा हाल ही में पौधारोपण किया गया था। प्रदेश के जंगलों में आगजनी का मुख्य कारण लोगों की लापरवाही रहता है, जिससे प्रदेश को करोड़ों रुपए की वन संपदा का नुकसान झेलना पड़ता है। इस नुकसान से बचने के लिए आगजनी की घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा इस वर्ष जागरूकता शिविरों के साथ ही नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
वनमंडल अधिकारी शिमला सुशील कुमार ने बताया कि मौसम की बेरुखी के चलते इस वर्ष फायर सीजन 15 अप्रैल की बजाय 1 अप्रैल से ही घोषित करना पड़ा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष शिमला मंडल में आगजनी के कुल 56 मामले सामने आए, जिसमें लगभग 48,000 रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि फायर सीजन को देखते हुए इस वर्ष विभाग द्वारा किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले ही टीमों का गठन कर दिया गया था, जिन्होंने आगजनी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर हर तरह की स्थिति से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्हें आम लोगों का भी आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने में पूर्ण सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई बारिश से आगजनी की घटनाओं से कुछ राहत मिली है। जो जंगलों में जो आग का कारण रहा है वो तो ये हमारा फायर सीजन है। जनरली फायर सीजन हमारा 15 अप्रैल से शुरू होता था, परंतु इस बार जो है मॉनसून में बारिशें बड़ी कम हुई तो फायर सीजन जो है वो 1 अप्रैल से डिक्लेयर कर दिया गया। तो ड्राइनेस बहुत ही एटमॉस्फेयर में पूरा मॉइस्चर कहीं नहीं था, तो इस ड्राइनेस के कारण ही आगजनी की काफ़ी घटनाएं हमें देखने को मिली। परंतु लकीली अभी हमारे पिछले 2-3 दिनों में अच्छी बारिशें हुई हैं, तो आगजनी की जो घटनाएं हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं और आने वाले कुछ दिनों में फिर से वर्षा की जो है उम्मीद है, तो इसके कारण उम्मीद की जाती है कि अब आगजनी की घटनाएं जो है वो कम होंगी। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि हमने इस आगजनी के सीज़न की पूरी तैयारी कर ली थी। हमने अपनी एक फायर फाइटिंग टीम्स होती हैं रेंज वाइज, वो उनका हमने गठन किया था। हर रेंज पे एक इंचार्ज बनाया था और 5-6 लोगों की एक टीम बनाती थी। तो जब भी कहीं से भी हमें फायर जनी की कहीं आगजनी की कोई सूचना मिलती थी तो इमिडिएटली वो टीम जो है उस मौके पे मूव कर जाती थी, उस स्पॉट के लिए मूव कर जाती थी। इसके अतिरिक्त एक हमने कंट्रोल रूम अपने डिवीज़न लेवल पे बनाया था, जिसमें हमारे अरण्यपाल महोदय जो कि हमने उसका इंचार्ज बनाया था। तो जितनी भी आगजनी की घटनाएं पूरे डिवीज़न में हो रही थी उनका वो डाटा वो पूरा कंपाइल्ड कर रहे थे और जो टीमें थी उनको मूव करने के लिए समय समय पर दिशा निर्देश दे रहे थे। तो इस आगजनी की घटनाओं सीज़न से पहले हमने काफ़ी तैयारी की थी। हमने हर बीट में, जैसे हमारे पास 52 बीट्स हैं, हर बीट में हमने 5-5 गाँव में एक हल्की गार्ड लेवल की फॉरेस्ट गार्ड्स इकट्ठे होकर जाते थे और एक वर्कशॉप करते थे, तो जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता था। तो लगभग हमने 125 के करीब ऐसी जो है वो वर्कशॉप्स या जो, क्योंकि कोविड के कारण हम ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, तो हर गांव में जाके फॉरेस्ट गार्ड ने सबको जागरूक किया इस आगजनी के बारे में। इसके अतिरिक्त हमने एक नुक्कड़ नाटक करवाए हैं। तो 6 हमने ऐसे नुक्कड़ नाटक कराए हैं जो हमारे कलाकार होते हैं, लोकल कलाकार होते हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व किया ताकि वो गानों के माध्यम से और स्किट के माध्यम से लोगों को आगजनी के बारे में बता सकें और लोगों से आह्वान कर सकें कि वो इसमें फॉरेस्ट वन विभाग का सहयोग करें और इसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करें। और इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगा कि हमने फायर सीज़न में हमने 2 गाड़ियाँ हायर कर रखी हैं, जिस पे हमने हर गाड़ी में 2 पानी की टंकियाँ लगा रखी हैं 1-1000 लीटर की, जिसको हमने एक टुल्लू पंप के साथ अटैच कर रखा है। ये गाड़ियाँ हमारी रोड साइड पे मूव करती रहती हैं, क्योंकि शिमला में टूरिस्ट काफ़ी आता है, तो काफ़ी ज़्यादा घटनाएं जो है टूरिस्ट के कारण, नेग्लिजेंस के कारण भी हो जाती हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जो रोड साइड के साथ में हमारे जंगल लगते हैं वहाँ पे ये पानी का स्प्रे करते रहें। हालांकि फायर सीजन 15 जून से शुरू होता है, लेकिन इस वर्ष समय से पहले ही जंगल आग से धधकना शुरू हो गए हैं, जिसे देखते हुए वन और अग्निशमन विभाग भी मुस्तैद हो गया है। वन विभाग के धर्मशाला सर्कल के अंतर्गत आने वाले वनों में अभी तक आगजनी की 108 घटनाएं सामने आ चुकी है। जंगलों में लगी आग से 483 हेक्टेयर एरिया प्रभावित हुआ है, जिसमें 322 हेक्टेयर नेचुरल एरिया और 161 हेक्टेयर प्लांटिंग एरिया शामिल है। वहीं आगजनी से विभाग को 35 लाख रुपए का नुकसान भी हो चुका है। सूखे की वजह से इस वर्ष 1 अप्रैल से फायर सीजन डिक्लेयर कर दिया गया है, जबकि पूर्व में 15 अप्रैल से फायर सीजन शुरू होता था। डीएफओ धर्मशाला डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि वन विभाग का फील्ड स्टाफ व अधिकारियों के मोबाइल नंबर फायर मैनेजमेंट सिस्टम से इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। जब भी कोई जंगल में आग की घटना सामने आती है तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून से एक अलर्ट मैसेज आता है, जिसमें किस बीट में किस स्पॉट पर आग लगी है इसका पता चलता है, जिसके चलते विभाग को आग लगने की घटना की लोकेशन की जल्द जानकारी मिल रही है, जिससे विभाग की टीम को स्पॉट पर पहुंचने में आसानी होती है और जल्द से जल्द टीम सदस्य स्पॉट पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट रहे हैं। 1 अप्रैल से इस बार फायर सीजन हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट कर दिया गया है।
पहले ही हम 15 अप्रैल से ऑफिशियल फायर सीज़न डिक्लेयर करते थे, लेकिन सूखे की हालत को देखते हुए इस बार 1 अप्रैल से ये फायर सीज़न डिक्लेयर कर दिया गया है। हमारे फील्ड स्टाफ और जितने भी अधिकारी हैं उनके मोबाइल नंबर अब फायर मैनेजमेंट सिस्टम से इंटीग्रेट कर दिए गए हैं, मीन उस पर लगा दिए गए हैं, तथा जब भी कोई फायर का इंसिडेंस होता है तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून से हमें एक अलर्ट मैसेज आता है जिसमें उस जगह के लेट और लॉन्ग दिए होते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिए होते हैं कि किस बीट में किस स्पॉट पे ये आग डिटेक्ट हुई है मॉडिस सिस्टम के माध्यम से। इससे हमें ये हेल्प मिल रही है कि जो फायर डिटेक्शंस में अर्ली डिटेक्शन हो जा रही है तो जो रिस्पांस पीरियड है फॉरेस्ट स्टाफ का उस स्पॉट में पहुंचने के लिए वो कम हो जा रहा है। हम इमीडिएटली हमारी टीम वहाँ के लिए जहाँ पे फॉरेस्ट इसका फायर का अलर्ट आया है उसके लिए मूव कर जाती हैं और उसकी कंट्रोल के लिए लग जाती हैं, जिससे वन संपदा को नुकसान होने से बचाया जा रहा है। अभी तक जो धर्मशाला फॉरेस्ट सर्कल में 108 1 अप्रैल की बात करें, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक 108 फायर केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं, जो कि हम तुलना करें पिछले साल की और उससे पिछले साल की तो उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है जो इस बार हुए। सोलन नगर निगम चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी भी जारी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमन सेठी और महामंत्री रोहित ने सोलन में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा पर खूब हमले बोले। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। कांग्रेस प्रवक्ता अमन सेठ ने आरोप लगाया कि नगर निगम चुनाव में मिली हार की बौखलाहट में मुख्यमंत्री कांग्रेस नेताओं के भ्रष्टाचार में संलिप्तता के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शायद भूल गए हैं कि भाजपा ने अपने जिस नेता को सोलन चुनाव का प्रभार सौंपा था वह खुद कोरोना काल में भ्रष्टाचार करते हुए पाए गए थे। ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप पहले तो आप अपने कुनबे को संभालिए। जो अभी हाल ही में सोलन में नगर निगम के चुनाव हुए और मेयर के चुनाव हुए हैं, जो भाजपा ने मेयर पद के लिए जिस निर्दलीय प्रत्याशी को अपना मेयर का प्रत्याशी बनाया है, उसी के ऊपर भाजपा के ही मंडल अध्यक्ष और उन्हीं के नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। उसी भाजपा के जमीनी घोटाले के लिए उसके ऊपर आरोप लगाए गए। उसी के ऊपर उन्होंने एफआईआर लॉन्च कराई, जिसका उसको जाकर सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत करानी पड़ी। तो भाजपा के पास क्या ऐसी कौन सी वो जन्म घुट्टी है कि जो भाजपा के खेमे में जाकर उनकी पार्टी में जाकर वो दूध का धुला हो जाता है और जब वो भाजपा से बाहर होता है तो वो भ्रष्टाचार हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाजपा के जो दोहरी मापदंड है, जो दोहरी नीति है, जो मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि 3 साल में आज तक कभी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई किसी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, तो मुख्यमंत्री जी आपके संज्ञान में यही लगाना चाहूंगा कि आपके पूर्व में रहे प्रदेश अध्यक्ष जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के ऊपर पीपी किट के घोटाले लगे, जिनको अपना इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा यह है कि उदाहरण की जो आपके ही आपने जिसको मेयर पद के जो आपसे मेयर पद के लिए जिसने आपके भाजपा लोगों ने जिसको सपोर्ट किया वो भ्रष्टाचार के आरोप में चल रहा है। तो आप कहीं ना कहीं भाजपा की दोहरी जो मापदंड की नीति है वो अब नहीं चलेगी। जनता ये समझ चुकी है। आने वाले 2022 में भी जनता इसी तरीके से भाजपा को जोर जवाब देगी, जिससे कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कोविड-19 के मद्देनजर प्रेस क्लब सोलन द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। प्रेस क्लब के मुख्य संरक्षक मुकेश कुमार और प्रधान मनीष शारदा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में क्लब के सभी सदस्यों को कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच और अधिक एहतियात और सावधानी बरतने की सलाह दी गई। प्रेस क्लब की प्रवक्ता मोहिनी सूद ने कहा कि कोरोना संक्रमितों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में सभी को कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रेस के सदस्य जो 45 वर्ष या अधिक आयु के हैं कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं और दूसरों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि क्लब के सदस्यों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए समय समय पर प्रेस क्लब द्वारा विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन करवाया जाता है। द्वारा सोमवार को जो है प्रेस रूम में मीटिंग की गई, जिसके तहत ये निर्णय लिया गया है कि आने वाले दिनों में प्रेस क्लब द्वारा बैडमिंटन व क्रिकेट लीग जो है वो करवाई जाएगी, ताकि जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे प्रेस क्लब के सदस्य हैं, वो खेल के अपने काम के साथ साथ खेल की तरफ भी उनका रुझान और जो स्ट्रेस उन सभी में रहता है वो उन सबको उससे दूरी मिले। इसी के साथ कोविड-19 का दौर चला हुआ है, ये भी ध्यान रखा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से पालन किया जाएगा। इसको लेकर भी आज जो है बैठक की गई। साथ ही
कि जो प्रेस क्लब के जितने भी सदस्य हैं उनको प्रेस क्लब के जो प्रधान मनीष शारदा हैं उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस व अन्य जगह पे जाएं तो कोविड-19 के जो नियम है उनका पालन जो है ज़रूर करें। इसी के साथ हम प्रेस क्लब सोलन में आज नए सदस्यों ने भी सदस्यता जो है हासिल की है, जिसके लिए उन्हें हम बधाई। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाएं कारगर साबित हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा पाकर कई युवाओं ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए हैं। जिला कांगड़ा के धर्मशाला निवासी अभिमन्यु ठाकुर ने भी प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ उठाकर अपना व्यवसाय शुरू किया है। अभिमन्यु ठाकुर का कहना है कि उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बैंक से सस्ती दरों पर लोन लेकर अपना जिम शुरू किया है, जिसमें वह युवाओं को फिट रखने के साथ ही नशे से दूर रखने के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। इस व्यवसाय से अभिमन्यु खुद तो अच्छी आय अर्जित कर ही रहे हैं, साथ ही करीब 5 लोगों को भी उन्होंने रोजगार दिया है। जिला कांगड़ा के धर्मशाला निवासी अभिमन्यु ठाकुर का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अभियान से प्रेरित होकर उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लगातार फिट इंडिया मुहिम का भी समर्थन करते हैं ताकि युवा स्वस्थ रहकर देश की तरक्की में अपना योगदान दे सके। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जिम स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसमें प्रदेश सरकार की स्वावलंबन योजना उनके लिए कारगर सिद्ध हुई। अभिमन्यु ने बताया कि इससे उन्हें अच्छी आय प्राप्त हो रही है और साथ ही उन्होंने अपने जिम के माध्यम से 5 लोगों को रोजगार भी प्रदान किया है, जिससे उनका घर भी अच्छे से चल रहा है और वह अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिम के माध्यम से धर्मशाला व आसपास के लोगों को लाभ मिल रहा है। साथ ही युवा वर्ग नशे जैसी कुरीतियों से भी दूर रहकर अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होकर स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुझे ये सब प्रेरणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिली कि वो आजकल के युवाओं को यही संदेश भेज रहे हैं कि सेल्फ इंडिपेंडेंट रहे, जिससे मुझे इतनी प्रेरणा मिली और ये सोच लेकर मैंने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया। हिमाचल सरकार के द्वारा मैंने ये जिम खोला, जिसके थ्रू मुझे कम दायरे में लोन मिला था और जिससे मैं अपना घर भी चला पा रहा हूँ और अच्छी इनकम भी कमा रहा हूँ। और मैंने साथ ही साथ यहाँ पे 5 ट्रेनर रखे हैं, जिनसे उनके भी घर चल रहे हैं और अच्छी इनकम भी उन्हें मिल रही है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल के दौर में आप सबको पता है, प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि फ़िटनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कि हमने ये फ़िटनेस सेंटर खोला और जितने भी धर्मशाला के आसपास के लोग हैं उन्हें यहाँ पे प्रेरित किया आने के लिए, जिससे उनको फ़िटनेस में मोटिवेशन भी मिली है और साथ ही साथ वो स्वास्थ्य से रिलेटेड भी अच्छे से अपना जीवन बिता रहे हैं। वहीं जिम सदस्य वैशाली ठाकुर ने कहा कि आजकल नशे का प्रचलन बहुत बढ़ गया है और साथ ही कोरोना महामारी भी फैली हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युवाओं को अच्छे स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित करते हैं। वैशाली ने कहा कि वर्कआउट के जरिए युवा खुद को फिट रख सकते हैं, साथ ही अपने इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कर देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल बहुत ज़्यादा ड्रग्स और चल रहे हैं और कोरोना वायरस की भी बहुत महामारी फैली हुई है, तो प्रधानमंत्री भी हमें इसी चीज़ के लिए स्ट्रेस आउट करते हैं कि अपनी फ़िटनेस को लेकर युवा जो हैं आगे बढ़ें और देश के लिए कुछ करें, और ताकि हम वर्कआउट करके जो है अपना इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग कर सकें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को बना सकें और अपने देश के लिए कुछ योगदान दे पाएँ। वहीं जिम सदस्य विनीत का कहना है कि वह जिम में बतौर फिटनेस ट्रेनर काम कर रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छी आय प्राप्त हो रही है और वह बेहतर तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी में इम्यूनिटी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि अपनी फिटनेस को बरकरार रख हम इस महामारी से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। लगभग 1 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अच्छा लगता है यहाँ पे काम करना। अपने फैमिली के लिए मैं इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ इसी शहर में रहकर। उसके साथ ही हम युवा जो यहाँ का है उसको युवा और हर एज ग्रुप में हम फिटनेस की एक अवेयरनेस लेके आते हैं। और जैसे मैं पता है अभी कोरोना काल चला हुआ है, इम्यूनिटी वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो जिम में आके फिटनेस अपनी बरकरार रख के हम इस वायरस से और अच्छे से लड़ सकते हैं। अमन राणा का कहना है कि प्रधानमंत्री की फिट इंडिया मुहिम से प्रेरित होकर वह अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वह खुद को नशे से दूर रख सके। उन्होंने बताया कि वह खुद को पहले से ज़्यादा फिट महसूस कर रहे हैं और कोरोना महामारी से भी फिटनेस के जरिए बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता है।
हमारे नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोलते हैं हमें एक वो दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अपनी बॉडी को फिट रख सकें। तो इसलिए क्या बोलते हैं हम एक अच्छी फिटनेस की ओर बढ़ते जा रहे हैं और मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था और अब मैं ज़्यादा फिट हूँ, पहले से बहुत ज़्यादा फिट हो रहा हूँ। और मैंने इसीलिए क्या बोलते हैं ये फिटनेस ज्वाइन किया था। मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मेरे को अच्छी शिक्षा दी है इस चीज़ के लिए। और मैं यही चीज़ बाकी लड़कों से और बच्चों से भी चाहता हूँ कि वो अपनी फ़िटनेस की ओर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आजकल के दौर में जैसे कोविड-19 चल रहा है तो इसमें इम्यूनिटी का सबसे बड़ा हाथ है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो हम भी स्ट्रॉन्ग होंगे। यातायात नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नूरपुर पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पुलिस ने कस्बा जसूर क्षेत्र में नाका लगाकर नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। पुलिस ने उन 2 पहिया वाहन चालकों के चालान भी किए जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। इस दौरान पुलिस ने बिना मास्क सार्वजनिक क्षेत्र में घूम रहे लोगों के भी चालान काटे। ट्रैफिक इंचार्ज शशिपाल ने कहा कि चालान करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन जो लोग नियमों की उल्लंघना करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ज़्यादा मकसद नहीं है, हम तो ज़्यादा पब्लिक को रोक रहे हैं, जो विदाउट हेलमेट जा रहे हैं, 3 बैठ के जा रहे हैं, ट्रिपल राइड कर रहे हैं, उनको हम रोक रहे हैं। ज़्यादा जो चलान उन्हीं लोगों के कर रहे हैं, ज़्यादा हमारे से बहसबाजी कर रहे हैं। ज़्यादा जो मास्क पर लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं कि जो नहीं बिना मास्क के जा रहे हैं कि कोविड महामारी के दौरान जो एहतियात बरतें और ज़्यादा मास्क लगाएं, हेलमेट का ज़्यादा प्रयोग करें। एक्सीडेंट भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा अवेयर कर रहे हैं कि ज़्यादा हेलमेट और मास्क का प्रयोग करें। हिमाचल खबरनामा की संग में रहें। नमस्कार।